नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जातिगत जनगणना और आरक्षण पर पीएम का इशारों में बड़ा हमला, बोले हमारे लिए बड़ी जाति 4 महिला, गरीब, किसान और युवा। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू, राज्यसभा सांसदों के लिए जारी हुए कड़े निर्देश। सत्र 22 दिसंबर तक चलने की संभावना। बिहार के बाद से यूपी में जातीय सर्वे पर संग्राम, बोले डिप्टी सीएम एसपी सरकार ने क्यों नहीं करवाई जनगणना। शिवपाल का जवाब, साफ करे रुख। राजस्थान के चुनाव नतीजे से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बीजेपी का धर्म कार्ड नहीं चला तो फिर से राज्य में बनेगी सरकार। अमेरिका ने खालिस्तानी नेता की हत्या की साजिश का भारतीय पर लगाया आरोप। भारतीय विदेशी मंत्रालय ने कहा, ऐसे इनपुट को हम गंभीरता से ले रहे हैं। जांच समिति पहले से ही बनाई गई। खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव नतीजे आने वाली 3 तारीख को घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही कहीं न कहीं भाजपा खेमे में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जनता इस तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस सरकार से तंग आ चुकी थी और जो झूठे वादे गहलोत सरकार ने किए, महिला अपराध जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार बढ़ते गए हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों को देखते हुए प्रदेश में जनता ने अपने मत का प्रयोग किया और कहीं न कहीं इस कांग्रेस की झूठ और लूट की सरकार को विदाई देने का मन बना लिया है। नवतेज टीवी ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से खास बातचीत की, आइए आपको भी सुनाते हैं। विधानसभा चुनावों के रिजल्ट में 2 ही दिन बाकी रह गए। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी मौजूद हैं। सर, 3 तारीख को परिणाम आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में उत्साह काफ़ी देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? ये जनता का अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय मोदी जी के प्रति, और उसी का कारण है कि जनता ने खूब स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया है और लाखों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं के श्रम और परिश्रम का परिणाम है कि 3 तारीख को प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मान चुके हैं कि हार तय है। हाँ, स्वाभाविक रूप से मतदान से पहले ही स्वीकार कर लिया कि अब हमारी सरकार जाने वाली है। इतने हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ने भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन दे दिया है, इसके संकेत मिल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि चुनाव परिणाम आने में मात्र 2 दिन का समय शेष रह गया, लेकिन भाजपा खेमे में उत्साह काफ़ी देखा जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी मानना है कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी आने वाले समय में अपनी सरकार बना रही है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनावों के रिजल्ट में 2 ही दिन बाकी रह गए। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी मौजूद हैं। सर, 3 तारीख को परिणाम आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में उत्साह काफ़ी देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? ये जनता का अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय मोदी जी के प्रति, और उसी का कारण है कि जनता ने खूब स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया है और लाखों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं के श्रम और परिश्रम का परिणाम है कि 3 तारीख को प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मान चुके हैं कि हार तय है। हाँ, स्वाभाविक रूप से मतदान से पहले ही स्वीकार कर लिया कि अब हमारी सरकार जाने वाली है। इतने हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ने भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन दे दिया है, इसके संकेत मिल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि चुनाव परिणाम आने में मात्र 2 दिन का समय शेष रह गया, लेकिन भाजपा खेमे में उत्साह काफ़ी देखा जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी मानना है कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी आने वाले समय में अपनी सरकार बना रही है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।
संविधान। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो खेड़ली, चित्तौड़गढ़ और टोंक की है। दिसंबर आ चुका है और सर्दी का सितम भी शुरू हो चुका है। पहली तस्वीर में आप खेड़ली का नजारा देख रहे हैं जिसमें कोहरा साफ तौर पर दिख रहा है। बारिश के बाद सुबह तक चारों तरफ घना कोहरा देखने को मिल रहा है जिसका यातायात पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। तो वही दूसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है जहां का नजारा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। इसके अलावा लोग कोहरे की वजह से दिक्कतों का भी सामना करते दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से लोग दिन में भी वाहनों की लाइटें जलाकर ड्राइव करते नजर आए। हालांकि इस बारिश से किसानों को खासा फायदा हुआ है। तस्वीर टोंक की है जहां मौसम ने कड़ाके की ठंडक घुलने लगी है। नीला आसमान सुबह से ही कोहरे की आगोश में दिखाई देने लगा है जिस वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। कोहरे के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी दिखाई दे रही है तो लोग वाहनों की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित और सिरोही जिले के माउंट आबू में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद सर्दी का असर तेज हो गया है जिसके चलते चल रही शहर में सर्द हवाओं से घूमने आने वाले पर्यटक भी गर्म कपड़ों में लिपटे हुए देखे जा रहे हैं। तो कुछ लोग सर्दी के बचाव को लेकर सड़क किनारे व चाय की थड़ियों पर अलाव तापते दिखे। मौसम के परिवर्तन से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले दिनों 2 दिन तक हुई बारिश से अब बदले मौसम से स्थानीय लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखा जा रहा है। और वहीं कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र के महावीर नगर फर्स्ट इलाके में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कोई कारण सामने नहीं आए हैं। जानकारी के मुताबिक छात्रा उत्तर प्रदेश के औरैया की रहने वाली है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई में काफी अच्छी थी लेकिन पता नहीं उसने क्यों ऐसा कदम उठा लिया है। घटना प्राप्त हुई थी। एक लड़की निशा, डॉटर ऑफ ओशान सिंह, जाति हईर, उम्र 22 साल, निवासी नागलदा जोधा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है जो यहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी। उसने रात्रि को 2 बजे करीब अपने स्वयं के कमरे में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। घर वाले अभी इसके दिवाली के बाद में इसको यहाँ छोड़ के गए थे और घर वाले कह रहे हैं कि भाई सब ठीक था। वैसे तो रात को बात हुई थी, मम्मी से बात हुई इनकी और बात होने के बाद में फिर ये इनको तो बाद में ये 2 बजे करीब ये सूचनाएं मिली कि भाई इस प्रकार से रावतसर के क्षेत्रीय वन अधिकारी पर छेड़छाड़ और मानसिक रूप से परेशान करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने वन विभाग की ही एक महिला कर्मचारी ने रेंजर रणवीर मील पर बदनीयती से जबरन क्वार्टर में बुलाकर छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जिसके बाद महिला की ओर से विरोध करने पर उसे मानसिक परेशान कर एसीआर खराब करने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पहले भी इस तरह के काम कर चुका है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ कुछ दिन पहले भी एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था जिसकी जांच जारी है। रावतसर के वन विभाग के रणवीर मील रेंजर ने मेरे साथ छेड़छाड़ी की और मेरे साथ बदनीति की। उस मामले में मैं आज रावतसर के थाने में
मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आई हूँ। तो कौन है ये जिसके खिलाफ आप मामला दर्ज करवाने के लिए ये आए? रणवीर मील है, रावसर रेंज में रहते हैं। ये कब का मामला लगभग? ये 2015 का मामला है। अच्छा, तो इससे पहले क्या आपने कभी उच्च अधिकारियों को या कहीं शिकायत की है और कहीं? जी सर, हमने उच्च अधिकारियों को उसी टाइम शिकायत की, लेकिन उस अधिकारियों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की और इन्होंने अपने राजनीतिक दबाव और पैसों के बल पर उन्होंने मेरी जांच को दबा दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज ये जो मैंने सुना, ये शकुंतला महिला है, इनके साथ इन्होंने रेप का जो ये कार्रवाई हुई है, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ी हुई कि किसी भी महिला को इस तरह का मतलब अन्याय हो रहा है हर महिला के साथ, तो ये आगे भी ये करेगा। अगर मैं ना हिम्मत करूं तो कौन करेगा? ये महिला हिम्मत करिए तभी मैंने भी मेरा मुकदमा दर्ज। जी वन विभाग में कार्यरत सहायक वनपाल कर्मचारी द्वारा रणवीर मील रेंजर रावत सर में जो पदस्थापित है उनके खिलाफ में 354 में एक प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसका अनुसंधान जारी है। परिवादिया के बयान लिए जा चुके हैं। एक पखवाड़े में सब ये 2 मामले दर्ज नहीं हुए इसके खिलाफ? बिल्कुल, इसमें एक 376 का भी पूर्व में प्रकरण दर्ज है, जिसका अनुसंधान चल रहा है। इसे 164 में बयान होगा सर? बयान करवा दिए 164 के बयान, और भी अन्य इसमें टेक्निकल जो भी साक्ष्य एकत्रित करना है वो अनुसंधान शेष है इसमें। गिरफ्तारी में विलम्ब नहीं हो रहा? नहीं, गिरफ्तारी में अनुसंधान कंप्लीट होने पर ही उसको आरोप सिद्ध होने पर उसको आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां दुर्घटना के बाद मौके पर घायलों को प्राथमिक उपचार और नजदीकी अस्पताल तक ले जाने के लिए 10 डायल 112 की गाड़ियां तैनात है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल ने बताया कि दुर्घटना होने पर 112 डायल करने पर 2 मिनट में गाड़ी घटना स्थल पर पहुंचती है। इस गाड़ी में GPS कैमरे, फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर आदि सुविधाओं से लैस है। उक्त गाड़ियां हनुमानगढ़ जिले के 10 थानों में भेजी गई हैं। बजट घोषणा में 108 एम्बुलेंस के तर्ज पर अभय कमांड सेंटर एवं 112 को जोड़ते हुए मोबाइल पुलिस यूनिट का गठन किया है। इसके तहत हनुमानगढ़ जिले को 10 गाड़ियां प्राप्त हुई है, जिसमें बोलेरो गाड़ी है, जिसमें GPS लगा है, कैमरे लगे हुए हैं, ड्राइवर हैं और हमारे पुलिस की तरफ से, पुलिस थानों की तरफ से स्टाफ दिया गया है। जो हमारे मेजर बड़े बड़े थाने हैं उनमें हमने एक गाड़ी उपलब्ध कराई गई है। ये 24 घंटे काम करेगी और कोई भी शिकायत आने पर 2 मिनट में वहाँ पहुँचेगी। अभय कमांड सेंटर के निर्देशन में काम करेगी और वहाँ घटना पे पहुँच के जो भी परिस्थिति है उसके संबंध में हमारे कंट्रोल रूम अभय कमांड सेंटर को सूचित करेगी। और वहाँ पहुँचने पर भी पुलिसकर्मी को, जो हमारा स्टाफ लगा, उसको लगता है कि कोई परिवार दर्ज करना है तो परिवार को दर्ज करेगी, दर्ज करवाएगी, या जो कोई संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा जाता है तो संबंधित। खेतड़ी में विधानसभा चुनाव में हुए झगड़ों के बाद सीकर रेंज आईजी ने खेतड़ी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर में जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने की अपील की। आईजी सत्येंद्र सिंह ने कहा कि खेतड़ी विधानसभा के चुनाव के दौरान 25 नवंबर को संजय नगर पंचायत के बड़वाला बूथ पर 2 पक्षों में वोटिंग को लेकर झगड़े की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने में 36 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला हो गया है। साथ ही SC ST सहित विभिन्न धाराओं में मामले भी दर्ज करवाए गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की मतगणना को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था की दृष्टि से आज सर्कल खेतड़ी, विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के थानाधिकारियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों, विशेष रूप से प्रत्याशियों से आज मैंने वार्ता की। सभी का उद्देश्य है कि किसी भी तरह की दुर्भावना किसी के प्रति नहीं फैलाई जाए, कोई विद्वेषता सामने नहीं आए और जो भी जनता का फरमान है उसको शांति से सभी स्वीकार करें। क्षेत्र में किसी भी तरह की एक दूसरे के प्रति द्वेषता, सोशल मीडिया। BSF की 101 बटालियन और पंजाब पुलिस ने खेमकरण इलाके से एक पैकेट हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में DSP VK विंड प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि CIA स्टाफ तरनतारन
के से सूचना मिली थी कि ड्रोन गतिविधि के दौरान खेमकरण के खेतों में हेरोइन गिराई गई है, जिसकी सूचना पर खेमकरण इलाके के मेहंदीपुर गांव के खेतों में एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसके दौरान मेहंदीपुर के किसान करनेल सिंह के खेतों से 1 किलो हेरोइन का पैकेट बरामद किया गया है। इस संबंध में पुलिस ने खेमकरण थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀਰੋਇਨ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਡਰੋਨ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਟੋਟਲ weight ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ 66 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ 986 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਖੇਮਕਰਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ। मालेरकोटला में नए SSP हरकमलप्रीत सिंह ने जिला प्रेस के साथ पहली बैठक की, जिसमें उन्होंने मालेरकोटला शहर की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मालेरकोटला नया जिला होने के कारण कई दिक्कतें सामने आ रही है, लेकिन मैं प्रेस के माध्यम से शहर वासियों से अपील करता हूं कि सभी प्रकार के जायज काम के लिए वे मुझे इत्तला करें। Number 1 is the accountability of my department, transparency, पारदर्शिता. Number 2 is presence of police on roads. ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਵੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਓਨੈਸਟੀ। ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀਬਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। और आने वाले दिनों के विच जिहड़े मैं 3 काम तुहानूं ऑलरेडी दस्से हैगे आ असीं इन्हां ते पहरा देवांगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर लोगों के स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा जगह जगह छापेमारी की जा रही है। संगरूर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलग अलग फूड स्टॉलों, दुकानों और ठेलों पर अचानक छापेमारी की, जिससे सभी में हड़कंप मच गया। इनमें से कई दुकानों और ठेलों पर सैंपल भी भरे गए। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बलजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नकली खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए ये एक्शन लिया गया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਜਾਲੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ देना है वो साफ सुथरा देना। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां शादी समारोह में जमकर बवाल मच गया। बता दें कि दुराचार के दौरान डीजे पर मनपसंद भोजपुरी गाना बजवाने को लेकर वर पक्ष और कन्या पक्ष आमने सामने हो गया और जमकर मारपीट और बवाल के बीच दिल्ली के कॉलेज में लेक्चरर के पद पर तैनात शिव प्रताप की मौत हो गई, जिसका शव कुएं से पुलिस ने बरामद किया है। शिव प्रताप अपने माँ बाप के इकलौते औलाद था
परिजनों की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधि कार्रवाई की जाएगी। ये राह टिगर का मामला है। लड़का राह टिगर का रहने वाला, दिल्ली में जो है लेक्चरर था, इकलौता लड़का था परिवार का, सूर्य प्रताप नाम है। तो किसी दोस्त के बारात में आया था, तो बारात जो है गई थी पट्टी के पास, हीरापुर के पास शेखपुर एक ग्राम है, वहाँ गई थी। वहाँ घराती बराती में लड़ाई हुई, बहुत जम के लड़ाई हुई। तो बाराती के जो दूल्हा था, दूल्हे के पिताजी को घराती लोग दौड़ाए फावड़ा लेके मारने के लिए। उसी गांव के लोग हमको बताए, फावड़ा लेके दौड़ाए। ये बीच बचाव करने चला आया कि ये बुजुर्ग है, इनको क्यों मार रहे हैं, इनकी क्या गलती है। तो इसी को मारे बहुत, वो तो छूट के बच गए, लेकिन इसको इतना मारे कि डेड हो गया। उसको जो है कुएं में फेंक दिया गया। मारने के बाद मारने के बाद तो अभी आ जाएगा पोस्टमार्टम में। और आप सबसे एक और निवेदन है कि न्याय होना चाहिए और पोस्टमार्टम जो है विद पैन। और वहीं बिजनौर के चांदपुर में दिन दहाड़े कॉस्मेटिक की दुकान पर 50,000 रुपए की लूटपाट हुई घटना को बाइक सवार 2 लोगों ने अंजाम दिया है। घटना के समय दुकान पर महिला थी और पति किसी काम से बाहर गया था। इस दौरान पड़ोस के दुकानदार ने बाइक सवारों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। पुलिस को सूचना मिलने पर सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी, आज हमने सामान बेचा था फर्नीचर का, तो मैं अपने इसमें गले में फर्नीचर, इसकी कॉस्मेटिक की दुकान है, इसमें पैसे रख के चला गया था। और कुछ देर बाद ही, मतलब 1-1.5 घंटे बाद, कुछ 2 व्यक्ति आए और वे झांसा दिया उन्होंने कि ये ली, मतलब फेयर एंड लवली की क्रीम लेने के चक्कर में उन्होंने गले में गड्डी वड्डी देख ली होगी रखी हुई, और वो दूसरी तरफ जाके पैसे निकाल के ले गए। ऐसा था, मैं अपनी दुकान के आगे रोड पे खड़ा था, तभी इधर से आवाज़ आई कि पकड़ो पकड़ो। 2 बाइक वाले आ रहे थे। मैंने जैसे उन्हें देखा तो हाथ में तो कुछ था नहीं। उसके बाद मैंने ऐसी लात जो मारी, उन्होंने थोड़ा सा बाइक को कट मार दिया, मैं नीचे गिर गया। कुशीनगर के रामपुर पट्टी में गन्ने के खेत में एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। मृतक का नाम संदीप यादव बताया जा रहा है। संदीप 25 नवंबर से घर से गायब था, जिसके बाद घर वालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, लेकिन शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। मामला सोनभद्र के एक अस्पताल का है, जहां एक मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के कर्मियों पर मारने पीटने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और अस्पताल के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। राम प्रताप निषाद, ग्राम प्रधान अगोरी खास के हैं। मेरे फूफा जी कल थे जी, सरकारी हॉस्पिटल इसी में आए। उनको 2 इंजेक्शन दिया गया और 2 बोतल पानी लगाया गया और वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गए। आज मेरे भांजे, उन्हीं का नाती इसी हॉस्पिटल में आया, वही डॉक्टर 2 इंजेक्शन दिया। फीवर था, सिर्फ 24 साल का लड़का था, वो भी एक्सपायर कर गया। और इसके बावजूद परिजनों ने यहाँ पे कहा कि कैसे दवा किए आपने, जो है कि मर गए। तो 2 डबल डंडा लिए थे और लाठी लेकर के बाहर आ गए मारने के लिए परिजनों को। ये हालत है हॉस्पिटल की, डॉक्टरों की। शुद्ध दवा नहीं दे पाते हैं। फीवर में, जब फीवर है आदमी को, तो बुखार उतर जाने के बाद जो है कि सुई दवा देना चाहिए। यहाँ गाली गलौज बदतमीजी से बात किया जा रहा है और कोई इलाज नहीं होता है। अच्छा, गलती इसमें किसकी है? मौत के डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार जो स्वयं कल मेरे फूफा जी को मारे और आज मेरे भांजे को, ये स्वयं डॉक्टर। प्रतापगढ़ में दूल्हा और दूल्हे के पिता मामा को कन्या पक्ष ने बंधक बना लिया। बता दें, शादी में खर्च गए रुपयों की मांग पर कन्या पक्ष अड़ा हुआ है। पुलिस के हस्तक्षेप पर पूरी बात का खुलासा हुआ है। खुलासे के बाद
कन्या पक्ष के लोग आक्रोशित हुए और दूल्हे समेत पिता और मामा को बंधक बना लिया। वहीं बाराती रातों रात फरार हो गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि घटना के बाद से पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है। बातचीत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नरसिंहपुर जिला प्रतापगढ़। हाँ, जिला प्रतापगढ़। अच्छा, वहाँ से आ रही थी, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे जो है द्वार 4 पे जो है यहाँ पे जो है मालूम हुआ कि किसी दूसरी लड़की लव मैरिज शादी की। कैसे पता चला कि ये किसी से लव मैरिज करके बैठी? यहाँ पे जो है फोर्स से आई थी, पुलिस आई थी। पुलिस आई थी। तो थाने से पुलिस आई थी कि 112 नंबर आई थी? 112 नंबर आई थी, पहले 100 नंबर आई थी, फिर 112 नंबर आई थी। बाद में एसओ साहब आए थे। अच्छा, तो शादी रुकवा दी गई है? हाँ, शादी। तो इन लोगों को आप लोग यहाँ रुकवा के बैठे हो? हाँ सर। तो आप लोगों का क्या डिमांड है, क्या मांग है आप लोगों का? डिमांड है जो मेरा खर्चा हुआ है इसमें जो है 3.5-4 लाख रुपए जो हुआ है जी, वो भरपाई करें। अच्छा, मतलब ये जो भी खर्चा आपका टेंट वगैरह जनरेटर ये सब खर्चा हुआ उसका ये भरपाई कर दें, उसके बाद ये जाए। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है और उभय पक्ष अभी थाना आसपुर देवसरा पर बैठे हुए हैं। इनके आपस में बातचीत चल रही है। पहले का कुछ मतभेद था जिसको लेकर के इनका विवाद हुआ था। दोनों लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। सर, लड़की ने ये आरोप लगाया कि ये दूसरी शादी करने जा रहा था और पुलिस को शिकायत भी की गई थी। क्या वो एक्चुअल में दूसरी शादी कर? अब इस संबंध में जांच के उपरांत और उभय पक्षों के वार्ता के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। वर्तमान में दोनों पक्ष बैठे हुए हैं, जिस स्तर से जो विधिक कार्रवाई अनुमन्य है वो की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सनकी पति ने अपने बड़े भाई पर शक करने के चलते अपनी पत्नी की धाराधार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद लाश को कमरे के अंदर बंद कर मौके से फरार हो गया। सूचना से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। मामले की जाँच लगातार जारी है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अफसाना है। आज यहाँ क्या घटना हुई है? परसों लाई है बुढ़िया उनकी बुला के कि हमने मारा पीटा है और अब माफ़ी मांग रहा है, भेज दो, हम जिम्मेदारी लेते हैं। 2-3 दिन पहले उनके नंद गए कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, भाभी इनको भेज दो। नहीं है, कहा हमने भी इनके साथ भेजी, इनके साथ हमने भेज दी। मैं चलो बड़ी बूढ़ी आई है अपने घर से ही। अब रात बीती, हमें पता नहीं क्या बीती और आज भी नहीं मालूम। हमें तो सारे लोगों को खबर गई है। तो हुआ क्या है? अब हमें क्या मालूम? हमें नहीं मालूम। क्या हो गई उसकी? क्या हत्या हो गई, गर्दन काट दी, बिल्कुल खत्म हो गई लड़की। किसने कर दी हत्या? मियाँ ने, उसके ने। उसी के पति ने? हाँ, उसके पति। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है क्या? नहीं, घरेलू लड़ाई बताई जा रही है? हाँ, घरेलू लड़ाई है उनकी दोनों मियाँ बीवी। आप जो मृतक हैं वो कौन थी आपकी? वो मेरी नंद थी। क्या नाम था उनका? साकरा। और इनके पति का नाम? देखिए, थाना कोतवाली के भोजपुरा चौकी क्षेत्र में से एक सूचना आई थी कि साकरा नाम की महिला की मृत्यु हो गई है। तत्काल रूप से मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटना का संज्ञान लेते हुए फील्ड यूनिट को बुलवाया और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। परिजनों से, मृतका के परिजनों से तहरीर ली जा रही है और जो प्रथम और सुसंगत धाराओं में कोतवाली थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो जांच में बात सामने आ रही है कि घरेलू विवाद के चलते मृतका के पति ने ही उनकी हत्या की है। इसमें जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी और अवगत कराया जाएगा। सर, हत्या किस चीज़ से करना पाएगा? देखिए, अभी जो जिस प्रकार की चोट बॉडी पे मिली है वो कोई धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है। इसमें जैसे ही अभियुक्त की तलाश होती है और अभियुक्त मिलता है उसी से ही आला कत्ल मिलने की। योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार खत्म के दावे करती हो, लेकिन भ्रष्टाचार है कि सामने ही आ जाता है और सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगा जाता है। बता दें, जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड बांसी से खबर सामने आई है, जहां वित्तीय अनियमितता में दोषी पूर्व प्रधान पर एफआईआर दर्ज होने के साल भर बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पीड़ित ने एक बार फिर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। हम ग्राम पंचायत हाटा खास के प्रधान प्रतिनिधि हैं। हमारे गांव में 4 लोगों से इंदिरा आवास के नाम पर पूर्व प्रधान श्री प्रकाश कनौजिया द्वारा पैसा वसूला गया था। ना तो आवास मिला, ना तो पैसा दिया गया। और पशु शेड और बकरी शेड के नाम पर 3-4 लोगों का पैसा बिना उन लोगों को बताए, बिना निर्माण कराए पैसा पूर्व प्रधान द्वारा निकाल लिया गया था।
जिसकी शिकायत सैकड़ों बार किया गया ग्राम निवासियों द्वारा, पीड़ित परिवार द्वारा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। डीएम साहब ने कमेटी गठित किया था, कमेटी जांच करके रिपोर्ट भी लगाई कि ये घपला हुआ है, उसके बाद भी ब्लॉक स्तर से ना तो एफआईआर हुआ। बिजनौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सर पर गैस सिलेंडर रखकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपए से 500 रुपए करने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ता सर पर गैस सिलेंडर रखकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मुनीश त्यागी ने कहा कि देश की भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों और झूठे जुमलों की सरकार है। मेरा नाम मुनीश त्यागी है, कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ और पीसीसी सदस्य भी मैं हूँ। आज अजय राय जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश के अंदर आज प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी और यहाँ के बड़े नेता तमाम हिंदुस्तान के राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाके इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है कि हमारी सरकार बनी तो हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि तमाम हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, 450 रुपये का सिलेंडर बेचने का काम करो। ये जिस तरह से धोखा देने का काम कर रहे हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से मीडिया को देख के भागता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस तरह घरवाली को छोड़कर भागता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से बच्चेपन में घर छोड़कर भागता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करने का काम किया, उस पर एक शब्द नहीं बोलता, उसे छोड़ के भागता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री मणिपुर कांड पे एक शब्द नहीं बोलता, उसे छोड़कर भागता है। हिंदुस्तान की जनता ने अब प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि पूरे हिंदुस्तान से ऐसे प्रधानमंत्री को भगाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के एटा में खेलो इंडिया बड़ो इंडिया के तहत विभिन्न उम्र के वर्ग के छात्र और छात्राओं ने खेल में अपना प्रदर्शन दिया। जीडी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में आए उपजिलाधिकारी प्रति त्रिपाठी ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए शारीरिक खेल को जीवन का अभिन्न अंग बताया। साथ ही आज के समय में बच्चों में मोबाइल गेम की लत पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में टाइकोंडो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सहित कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। खेल से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम एक समूह में कैसे कार्य कर सकते हैं, और खेल से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमारी लीडरशिप क्षमता कैसी है, और समाज में चूंकि एक सामाजिक प्राणी के रूप में हम लोग रहते हैं, तो इसलिए खेल जो कि हमें सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध देता है, तो खेल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आज की युवा पीढ़ी जो कि ज़्यादातर लोग मोबाइल वगैरह में बिजी है, ऐसे में जो आउटडोर गेम्स हैं वो हमारे लिए और आज के दौर के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं जीडी इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरीके की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं और बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए जो है हम जैसे लोगों को। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा सघन चेकिंग और गश्त की जा रही है। इस दौरान 25,000 रुपए का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा का और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाश का नाम अनूप उर्फ कालू है, जिसके ऊपर थाना देवबंद पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। थाना देवबंद में आज शाम को चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने अपराधियों को रोकने का प्रयास किया, इस पर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने सुरक्षार्थ फायर किया, उसमें एक अभियुक्त को गोली लगी। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। शुरुआती पूछताछ में उसने अपना नाम अनूप बताया है, जो कि थाना ननौता का रहने वाला है और वहां का हिस्ट्री शीटर है। इसके ऊपर 25 से ज्यादा मुकदमे हैं, पूर्व में कई बार जेल गया है। थाना देवबंद से ही ये एक अभी हाल ही में गैंग पकड़ा गया था, जिसमें 17 बाइक चोरी की पुलिस ने बरामद की थी। उस बाइक का ये सदस्य था और उसी मामले में ये वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 रुपए का पुरस्कार भी था। जो ये अपराधी पकड़ा गया है, इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और इससे पूछताछ में इसके साथी अपराधियों के बारे में और जो इनके आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
श्री श्री 1008 सूर्य पीठाधीश्वर बाबा फक्कड़नाथ महाराज अपने एक दिवसीय जयपुर दौरे के दौरान नवतेज टीवी के ऑफिस पहुंचे। इस दौरान फक्कड़नाथ महाराज ने नवतेज टीवी ऑफिस की कार्य प्रणाली का जायजा लेते हुए ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। गौरतलब है कि फक्कड़नाथ महाराज अपनी ज्योतिषियों भविष्यवाणियों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनकी की गई राजनीतिक और सामाजिक भविष्यवाणियां सही साबित हुई है। इस मौके पर नवतेज टीवी ने बाबा फक्कड़नाथ महाराज से की खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि भारत भूमि तपोभूमि भी कहलाई जाती है। भारत भूमि में संत, साधु, महात्मा कई पुरातन वर्षों से निवास करते हैं और भारत की उन्नति में कहीं ना कहीं इन साधु संत महात्माओं का भी योगदान है और इसे नकारा भी नहीं जा सकता। ऐसे ही एक संत महात्मा हमारे साथ मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता, परम तपोनिष्ठ सिद्ध संत श्री श्री 1008 सूर्य पीठाधीश्वर श्री फक्कड़नाथ जी महाराज आज हमारे बीच मौजूद हैं। इनसे जानेंगे सबसे पहले तो इनके बारे में, इनकी सिद्धियों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, इनकी भविष्यवाणियों के बारे में। और क्योंकि 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, उसके बाद 2024 में हम लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं, उस बारे में भी बात होगी, राजनीति की भी बात होगी, सनातन संस्कृति की भी बात होगी। सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी में। महाराज जी, सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे, सूर्य पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आपके नाम के साथ उपाधि जुड़ी हुई है, इस उपाधि के बारे में जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आपका परिचय हमारी जनता के लिए। उपाधि तो क्या है, जैसे मैं कोई भी काम करता था तो 1-2 आदमी को खाना पीना, खाना बैठना, मेरा 1-2 आदमी को पसंद नहीं आता था कि मैं हज़ारों को खिलाऊं। तो जब भी मेरी दिल होती तो मैं 1000 की योजनाएं बनती तो 1000 से ज़्यादा करता था। 108 को मतलब अपने आप ही मेरे दिमाग में थी, तो 108 से कम खिलाता था मैं। 108 होनी चाहिए, 1008 होनी चाहिए, तो इससे मैं कम नहीं खिलाता था, इसलिए अपने आप ही फिर ये नाम पड़ गया। फिर जैसे मैंने यज्ञ भी किया था, विश्व का प्रथम ये किया तो 1008 का किया। किसी गाय को भी खिलाता हूँ तो एक को नहीं खिलाता कि 1000 गाय कम से कम कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अभी कन्या जमाई है मैंने, तो भी 2021 जुलाई, तो मतलब ज़्यादा ही करता हूँ मैं, 1008 से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए नाम मेरा पड़ा। तो इसलिए मैंने लिख भी रखा है, कागजों में करा रखा है 1008 जी। महाराज जी, अक्सर हमारे इस आधुनिक जो दुनिया है, हालांकि भारत भूमि को सनातन संस्कृति का हम कह सकते हैं प्रणेता माना गया है, यहीं से सनातन संस्कृति एक तरीके से पैदा हुई है, ये ऐसा माना जाता है। और भारत भूमि, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया, साधु संत महात्माओं की भूमि है और कई परम संत इस भूमि पे हुए हैं और अभी भी मौजूद हैं। उनमें से एक आप भी हैं। थोड़ा आपकी पृष्ठभूमि के बारे में भी बताइए। अब जैसे कोई भी चीज़, कई लोग बोलते हैं कि फलाना संत ने आशीर्वाद दिया होगा संत बनते हैं, ऐसा एक आशीर्वाद से संत नहीं बनता। अच्छा इंसान से कोई भी आदमी जुड़ गया, उसके द्वारा उसकी बैटरी जरूर चार्ज हो सकती है। ये तो मेरे को बच्चेपन से ही ऐसे होता था कि यह गहन करना चाहिए ब्राह्मणों के पास। आज जैसे कई लोग ब्राह्मण की बुराई करते हैं, पर मेरा जो था स्टार्टिंग दादा पड़दादा वो ब्राह्मणों के पास ही बैठते थे, साल में 1-2 बार ब्राह्मणों खिलाना पिलाना भी करते थे। वो ब्राह्मण भी सादा ही थे, कोई जानते कुछ नहीं थे। तो मेरे शरीर में सही ब्राह्मण मिल गया तो बैटरी इंसान की चार्ज होती है, चार्ज हो गई तो ब्राह्मण खुद अपने आप को गलत काम कर सकता है, पर वो सामने वाले के लिए गलत काम नहीं करेगा। मेरे सूर्य की बता रहा हूँ, ये तो अलग अलग दुनिया है, तो गलत नहीं करेगा। ऐसे करके ऐसे करो, तो ब्राह्मण के पास या उठना बैठना मेरा होता था कि यह गहन करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहाना धोना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए। हम तो नहीं तो काश्तकार कोटे से किसान के बेटे हैं, तो ये चीज़ें वहाँ से मिली हुई थी। मेरे को पूर्वजों से ही दिखता था कि नेता, अभिनेता मैं खुद नहीं जानता था कि उनके ऊपर में होना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे मैं बताऊंगा। जो मेरे को बैठे बैठे 1 सेकंड में ही वो चीज़ नज़र आती थी। फिर उस टाइम के जो समझ गया उसके लिए यार फलाना ने बताई तो बात सही हो गई, अपने को खुद को ही नहीं पता होता। तो इस हिसाब से जैसे मैं 2000 से निकाल रहा हूँ, 96 से क्या आंधी तूफान वो कमाएंगे, जैसलमेर बाड़मेर में इंटरनेशनल उद्योगपति पागल हो जाएंगे, उसका मरुद्र भी लिखा रखा मैंने अखबारों में। और ऐसे ऐसे दुबई बन जाएगा वो। अब जैसे हमारे डीजी लेवल के ऊपर है पानीवाल जी, अनिल पालीवाल जी भी, तो उनको बताया कि वहाँ ज़मीन ज़्यादा ले लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। इधर भीलवाड़ा साइड में इंटरनेट के आ जाएंगे, 70% नदियाँ जुड़ जाएंगी आने वाले समय। उस टाइम 2000 की बता रहा हूँ, 3-4 में कि आडवाणी दरगाह में भी जाएगा। आडवाणी 0 होगा तब बीजेपी की सरकार बनेगी। लोग बोले आडवाणी जब 0 हो जाएगा तो बीजेपी सरकार कैसे बनेगी। 70% नदियाँ भी जुड़ जाएंगी, तो गतियाँ बदल रही हैं। अब जैसे मैंने 14 में निकाल दी कि भारत का प्रधानमंत्री जो बनेगा वो आने वाले समय में ऐसे ऐसे काम करेगा जो विश्व में गौरवान्वित प्राप्त भी होगा। कांग्रेस में राहुल जी का हर आदमी एक दूसरे पे लेते ही हैं कि राहुल जी का समय पक्ष में नहीं है, बीजेपी कांग्रेस जो है 40 पे अटक के रह जाएगी।
इनको एक दिन भविष्य के अंदर प्रियंका गांधी को याद करना पड़ेगा। अभी आदमी कांग्रेस के हर आदमी के दिल में ये है कि राहुल बने, पर हमारे शरीर में नहीं है। अब हमने 2004 में निकाल दी थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, 24 पहले अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बनेंगे, और उसके अंदर आने वाले उस समय में राहुल गांधी सुपर पावर, मनमोहन सिंह जीरो, ये भी काट रखी है मैंने, तो सुपर पावर उसमें बन गया ना। अब समय की स्थितियाँ ठीक नहीं है, हर इंसान को रोड पे एक बार आना पड़ेगा। जन जन की ठोकर खाती है ना जब इंसान का जो एनर्जी पावर मिलती है। तो राहुल ने पहले क्या है, वो आराम से चीज़ मिल गई तो अब जन जमींदारी बैटरी तो चार्ज करेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो ये संकेत है राहुल गांधी के लिए, वो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ता है। वो जुड़ा है, पर उसमें कोई ये नहीं कि भारत का वो प्रधानमंत्री बन सकता है। मेरे सूर्य नहीं बन सकता। मैंने सोनिया गांधी को सुपर पावर बताया है, उससे पहले 2007 में ही, पर भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। तो राहुल को ही बोला कि राहुल नहीं बनेगा। अब जैसे बीच में कांग्रेस में बोलोगे कि सचिन पायलट का क्या होगा, तो मैंने हर जगह कही सचिन पायलट पार्टी से निकल जाएगा, वो निकल जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। आने वाले समय सचिन पायलट का समय सुपर है। आने वाले समय अभी 1 मिनट में नहीं हो सकता। बीच में 2013-14 में उनको हार लिखी है, उससे पहले मैंने उनको मिनिस्ट्री भी लिखा था। तो आने वाले समय में भारत सुपर पावर होगा। मोदी जी के राज में ऐसे ऐसे जो काम होंगे आने वाले समय, जो अपने को खुद को ही नहीं पता, मोदी जी को भी नहीं पता होगा। तो भारत सुपर पावर है। नदियाँ पानी राजस्थान में ऐसी चीज जुड़ जाएंगी। आने वाले सरकार मैंने पहले से ही काट रखी है कि बीजेपी की सरकार होगी। उसको 6 महीने से 8 महीने से तो मैं भी कह रहा हूँ कि अर्जुन मेघवाल राजस्थान की, अर्जुन जी मेघवाल जी जो हैं, ये राजस्थान के चुनाव के अंदर सुप्रीमो बन के उभरेंगे। तो आज उभर रहे कि नहीं उभर रहे, मैंने कोई मुख्यमंत्री के नाम नहीं बता रहा हूँ कि उभरेंगे। उस टाइम इनके पास ये पद नहीं था, वो दूसरा पद था, फिर तुरंत ही वो पद ही मिल गया। अब गतियाँ घूम रही हैं। फिर कल है कि वसुंधरा जी का क्या होगा, कि वसुंधरा जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा, उसका समय सुपर पावर है। लोग करे तो पार्टी से बाहर हो जाएगी, मेरे शरीर में कहीं कुछ नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। उनको बात को मानना पड़ेगा। तो दूसरी टिकट के अंदर मानना पड़ा नहीं पड़ा, तो अपने आप में कहीं कमजोर नहीं, उसका भी समय सुपर है आने वाले समय। महाराज जी, अभी राजस्थान विधानसभा चुनावों के तहत भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के मन में उत्सुकता होती है। जैसे आप हो गए, रामभद्राचार्य जी हो गए, अभी हाल ही में जो सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंडिंग हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, ऐसे कई साधु संत महात्माएं। और हम जो हिंदू धर्म, हिंदू सनातन संस्कृति के हिसाब से हमारे घरों में आज भी वेद उपनिषद कहीं ना कहीं पढ़ाए जाते रहे हैं, और आज भी बच्चों को भले ही वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लेकिन इस प्रकार की जानकारी कुछ आधी कुछ पूरी मिलती रही है। और लोगों के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि ये जो महाराज जी हैं, हर साधु संत के प्रति उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि उनको सबसे पहले तो उनका प्रेरणा स्रोत क्या है, और उनके पास जो शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं, या जो उनके पास में जानकारियां हैं, उसका स्रोत क्या है। तो वही सवाल आपसे भी है। सूर्य पीठाधीश्वर संत आपको कहा जाता है, तो आपकी शक्तियों का, आपकी एनर्जीज का, आपका क्या स्रोत है? मैं क्या, एक तो सुबह उठते ही 3:30-4 बजे उठता हूँ। आज से नहीं, बच्चेपन से जो 3 साल 4 साल से बता रहा हूँ। तो मेरा उठना बैठना एक तो वो होता है, एक उल्टी सुल्टी गंदी इंदी चीज़ नहीं खानी चाहिए, मतलब दिमाग का शरीर का संतुलन ठीक रहेगा। एक मैं यज्ञ हवन करता हूँ हरदम, जो किसी के बताने से नहीं, वो मेरे अपने आप ही है कि यज्ञ हवन होने के बाद में ही मैं एक ओनली चाय जरूर पी लेता हूँ, उससे पहले कुछ नहीं खाऊंगा। तो इसका मतलब फिर मैंने सभी चीज़ों को देखा कि कौन चीज़ क्या होनी चाहिए, तो मेरे को सूर्य ही नजर आया अपने आप ही। कोई गुरु वगैरह नहीं था कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं भाई। स्टार्टिंग मेरा उठना बैठना ब्राह्मणों के पास था, तो वो अच्छे लोग ही थे कहने का मतलब। तो मैं कई बार बोलता भी हूँ कि गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्यवास करता है, ब्राह्मण की भैंतों नाड़ी में करता है, और पत्रकार की आंखों में। तो इन तीनों को कोई समझ जाए तो गलत काम जिंदगी में गलत काम नहीं करेगा। भाई गाय को समझ गए अपने तो गलत काम नहीं करेगा। असली ब्राह्मण मिलना चाहिए भाई, ब्राह्मण तो असली मिलना चाहिए। नहीं तो कोई इस टाइप के हैं कि आप ब्राह्मण की पैरवी करो, किसी ब्राह्मण के खड़े से कर रहे हो, मतलब अच्छा ब्राह्मण मिलेगा तो अपने को अच्छा रास्ता बताएगा, अच्छे राजपूत भी अच्छा मिलेगा तो अच्छा रास्ता बताएगा। तो इसलिए मैं इनके हिसाब से ही यज्ञ उनको मैं मानता हूँ बड़े स्तर में। तो शास्त्र कभी गलत नहीं है, इंसान स्वयं ही गलत है, पर इसका पालन विधि और विधान से होना चाहिए। इनकी साथ साथ यज्ञ हवन करता है, उसको झूठ भी जितना कम हो उतना बोलना चाहिए। फिर सोचने की जरूरत नहीं, जो निकालेगा सत्य निकलेगा। मेरे सर्वे के अंदर है भाई, इनमें यज्ञ हवन भी करेंगे तो आदमी पवित्र होना चाहिए 5 दिन पहले से ही। घी वगैरह भी प्योर होना चाहिए। किस चीज़ की आहुति आप दे रहे हो नहीं, वो भी एक शुद्धता के कारण होना चाहिए। इसमें गलत सिस्टम की नहीं होनी चाहिए। सत्य वचन, हाँ। सूर्य शुद्धता लाता है, अच्छे विचार लाता है। सूर्य की पूजा करने से आदमी की मोह जो है वो 99% हट जाता है। उसको सभी एक नज़र आएंगे। इसमें कोई हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई को अलग से आप नज़र नहीं आओगे। मेरे जो विचारों के अंदर देखा मैंने आज तक, बड़े बड़े संत महात्मा एक से एक मिलता हूँ मैं,
तो अभी ऐसा कोई नीम लाए कि भाई मैं सुपर पावर हूँ, मैं अपने आप को नहीं खरा, मैं सूर्य भगवान को ही मानता हूँ। इसका मतलब सूर्य में इतनी शक्ति है जो आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल महाराज जी, एक सवाल ये भी बनता है कि कई सालों से हमारे वेद उपनिषद हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में आत्मसात किया गया है और उसके बाद कई बड़े बड़े ऐसे काम हुए हैं जो, जैसा कि आपने भी अभी बताया कि कई ऐसे काम अभी होने बाकी हैं जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। और पूर्व में भी ऐसे हुए हैं। जैसे एक उदाहरण दें, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, कई सालों का संघर्ष रहा है हमारे भारत के कई संत महात्माओं का, कई लोगों का, और उसके अंदर जब एक प्रमुख जो गवाही हुई थी राम भद्राचार्य जी के 447 सबूत उन्होंने कोर्ट में पेश किए थे, उनमें से कुछ 4-5 ही साबित नहीं हुए थे, लेकिन बाकी के सभी साबित हुए। और वो ऐसे संत हैं जो बचपन से देख नहीं सकते। तो ऐसे संत महात्माओं की ये भूमि है। और कहीं ना कहीं भले ही हमारे देश के राजनेता हों, बड़े बिजनेसमैन हों, वो भी साधु सन्यासियों की वो शरण लेते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? राम भद्राचार्य जी हैं, वो एक अलग ही शक्ति, अलग ही आत्मा है वो, उसको हर आदमी नहीं समझ सकता। और जो 1-2 आप बचा रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं समझने में कोई अंतर होगा नहीं, वो सत्य शब्द है उनका और वो सत्य ही आगे निकलेंगी। अलग एक दुर्लभ आत्मा है। राजस्थान विधानसभा की बात पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी 25 तारीख को चुनाव यहाँ पे संपन्न हुए हैं और 3 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है तमाम राजनीतिक पंडितों का, पॉलिटिकल एनालिसिस का, और कहीं ना कहीं ये तमाम राजनेता भी साधु सन्यासियों की शरण में जाते हैं। क्या लगता है आपको आज की परिस्थिति से बात करें? और आपने भी पिछले करीब 20-25 सालों से आप सक्रिय हैं, कई प्रकार की भविष्यवाणियां आपने करी हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे उनको लेकर आपका क्या आकलन है? राजस्थान आने वाले जो समय है बीजेपी के पक्ष में आएंगे। मनीषा सरकार है, कई अलग अलग बोलते थे कितनी आएंगी, क्या वो नहीं होती। हम तो कि मनीषा का मतलब उसकी जितनी जरूरत है ना वो आ जाएंगे अच्छी सरकार में। मतलब ऐसा नहीं है जो आकलन लगाए जा रहे हैं कि 135 पार, 150 पार। हाँ, मनीषा का मुझे जितनी जरूरत है ना, जितनी जरूरत उसको सिस्टम के हिसाब से। बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों ने, जैसे हमारे भी चैनल में भी बातचीत होती है, लगभग आकलन यही लगाया जा रहा है कि 116, 117। 99% आदमी कई बार वैसे ही तो मिलते हैं कि हम 16 के पार हो रहे हैं, कोई 20 के पार हो रहे हैं। तो मैं कह रहा था आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है जी। और इस बार के चुनाव, जैसे पिछले कई सालों में हमने राजस्थान के चुनाव देखे हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का ट्रेंड रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव तमाम लोग कह रहे हैं कि काफ़ी रोचक हैं और निर्दलीय लोग काफ़ी लड़े हैं। तो वही सवाल आपसे भी है कि जो निर्दलीय, क्या उनकी कुछ भूमिका रहेगी चुनावों में? मजबूत नहीं है निर्दलीय। अब की बार मजबूत क्यों हो गए? जैसे वसुंधरा का आदमी है, उसको बीजेपी वाला उल्टा लटका रहा है। सचिन पायलट जी का आदमी है, उसको गहलोत वाले उल्टा लटका रहे हैं। एक दूसरे की वो कैसी चल रही है, तो उसमें ये जैसे आप बता रहे हैं ना, वो मौका लग जाएगा। मतलब आप सच में, मैंने जिंदगी में मैंने खुद ने अब की बार पहले ऐसा देखा है, उसका है तो उसको उड़ाओ, उसका है तो उसको उड़ाओ। ये गथे इस टाइप की अब की बार ज़्यादा चल रही है। तो नहीं जीतने वाला आदमी उसमें जीत सकता है, पर फिर भी कैसा कुछ भी हो, सरकार तो इनकी बड़े लेवल पर बीजेपी की आ रही है। जी बिल्कुल महाराज जी। और विधानसभा चुनावों के बाद में, परिणामों के बाद में पूरा देश और संपूर्ण राजनेता तमाम पार्टियों के लोकसभा चुनाव में जुट जाएंगे। और लोकसभा चुनावों के बारे में भी आपने पूर्व में कई भविष्यवाणियां करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपने कई भविष्यवाणियां करी है। और अब की बार के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है? उससे भी, मेरे सर्वे में उससे भी अच्छी सरकार बनेगी फिर मोदी जी की। और ऐसे ऐसे काम करेंगे जो आने वाले समय इंटरनेशनल, 2 समझ लो, इंटरनेशनल जो दुनिया के बड़े बड़े देश समझ लो, वो मोदी के सामने ना जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा। तो हमारे हिसाब से तो मोदी जी का समय सुपर है, भारत का समय सुपर है। आने वाले समय में भारत को बहुत आगे जाना है, अपने सोच नहीं पाएंगे, उससे भी आगे निकल जाएगा जी। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में, जैसा कि आपने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में विशेष तौर पर अगर बात करें तो शुरुआत से जब से पार्टी बनी है, इनके कुछ एजेंडे थे वो धीरे धीरे वो पूरे हो रहे। भले वो धारा 370 हो, भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हो, और कई ऐसे काम हैं 3 तलाक के जो उन्होंने पूरे कर दिए हैं। और सनातन संस्कृति की अगर हम विशेष तौर पे बात करें, इसी चीज़ को जोड़ते हुए, तो पिछले कुछ सालों में हमारे धर्म पर, सनातन संस्कृति पर कई लोगों के द्वारा प्रहार किए जा रहे हैं। और अभी भी लगातार ये देखा जाता है कि सनातन को लेकर मजाक उड़ाया जाता है। साउथ में भी आप जा चुके हैं, टी राजा जी के बारे में भविष्यवाणी करी थी। साउथ के कुछ नेताओं ने सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को नष्ट करने तक के अब विचार प्रकट किए थे। तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार? ये आने वाले समय सब खत्म हो जाएंगे। मोदी जी इन चीज़ों को कवरेज कर रहा है। अब जैसे बीच में तो कई लोग यही बोलने लगे थे, 15-15 लाख मोदी जी ने बोला था। ये पहली तो भारत अपनी हालात में भी तो डाउन था। अब जैसे जैसे उसकी नींव मजबूत मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है,
तो एक दिन ये भी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 15-15 लाख का जो लग रहा है ना, इसको भी पूर्ति करके बता देगा ये कि हुआ कि नहीं हुआ। भाई उसको नींव ही, मकान की नींव ही मजबूत कमज़ोर है तो क्या करेगा वो दिशा के हिसाब से वो सिस्टम चल रहा है। ये भी सपना, ये जो बोलता है भारत प्रधानमंत्री, वो उसको अधूरा नहीं छोड़ेगा। मेरे सर्वे में तभी तो किसी ने कोई छोड़ा नहीं, जो बोला है उसको पूरा करेगा। 15 लाख तो सस्ता मामला है, ये जो अयोध्या मंदिर वाला ये मामला टेढ़ा था, तो सब चीज़ों को ये पूर्ति करेगा प्रधानमंत्री, जैसी कोई बात नहीं। बिल्कुल महाराज जी, ये तो रही विधानसभा लोकसभा राजनीति की बात, सनातन संस्कृति की बात। अब थोड़ा बहुत आपके बारे में भी हम बात करेंगे। कई ऐसी आपने भविष्यवाणियाँ करी हैं जो वाकई में बहुत सही और सटीक साबित हुई है, और आपसे ही हम जानना चाहेंगे कुछ ऐसी प्रमुख आपकी भविष्यवाणियाँ जो आपके हिसाब से सिर्फ आपने ही करी हैं और वो एकदम 100% वो सटीक साबित हुई हैं। कुछ दर्शकों को जिज्ञासा है इस वजह से। अब जैसे यही चल रहा है, तो जैसलमेर मेर में बाढ़ आ जाएगी, जल स्तर बढ़ेंगे, एक के 100 बहाव हो जाएंगे, वहाँ का तो कोई मतलब नहीं ना। दुबई जो है फलोदी दुबई बन जाएगी भाई, ये तो अलग सिस्टम से ही है। आने वाले समय आंधी तूफान भूकंप का ऑर्डर रखा है कि लोग खरे पानी खत्म हो जाए, मैं कहने आने वाला समय में जितने पुराने बांध हैं इन बांधों को मजबूत करा जाए। ये 20 साल से कह रहा हूँ, आज से नहीं। अलग अलग अखबार पढ़े हैं, जहाँ जहाँ के वो दे सकता हूँ कि आने वाला समय जितने बांध हैं इनको मजबूत किया जाए। प्राकृतिक चेंज हो रही है, आंधी तूफान भूकंप बारिश बाढ़, जल स्तर पानी बढ़ेगा, जनता में खुश। सारा जल स्तर बढ़ेगा, कहीं किसी प्राकृतिक आपदा की वो पहले भी आती थी, आज भी आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5% 10% पूरी दुनिया में पहले भी नुकसान होते थे, आज वो को नई कुछ नहीं होगी। सिस्टम में समय की जो गति है, जैसे अपने इंसान के कब्जी पेट में हो गई, तो ऐसे प्राकृतिक में कब्जी का रूप होता है कई बार चलते हुए। तो वही है इस मॉडर्न है कि वो दुनिया खत्म हो जाएगी, फलाना के समुद्र वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी होते थे, आज भी होंगे और होते रहेंगे, पर आने वाले समय जल्दी फिर पानी जल स्तर ऊपर आ रहा है। और राजस्थान की विशेष तौर पे बात करें, जैसलमेर बाड़मेर का आपने नाम लिया, वहाँ पे भी अभी हाल फिलहाल तो जैसे कि आपने भी कहा कि कोई सोच नहीं सकता कि वहाँ प्रचुर मात्रा में जल आएगा, लेकिन आप कह रहे हैं जल ही नहीं निकाला। 70% राजस्थान में नदी जुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे खनिज पदार्थ निकलेंगे जो अपनी सोच नहीं सकते। जैसे अलवर जिला वरतौरी, इन जिलों के अंदर डायमंड हीरे इस टाइप की चीज निकलेंगे। जो चूरू वगैरह का इलाका है ना, ये अलग टाइप का है, इसमें ऐसे कोई खनिज इस टाइप के अलग है जो अपने सोच नहीं सकते। तो इसका मतलब तो ये तो साफ है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों को आपके पास आना चाहिए, और आप जिस प्रकार से भविष्यवाणी ये कार्ड रखी, मैंने रखी है, कार्ड अखबार रखी तो हैं सब चीजें ऐसे जो निकल रहे हैं, जो अभी झुंझुनू जिला चूरू वगैरह बाकी है। अलग अलग इलाज, जैसे यहाँ का पारा 0 आता है या गर्मी बहेगा, तो इसमें कारण है, इस टाइप के कोई आइटम है वो मिलेंगे, वो अलग अलग ये चीजें ऐसी हैं। अब आने वाला समय चूरू झुंझुनू ही तो बच रहा है, इंटरनेशनल उद्योगपति यहाँ भी जल्दी से जल्द डेरा डाल सकते हैं कभी भी। जैसलमेर बाढ़ तो वहाँ तो निकाला है कि भाई तेल खजाना, ऐसे ये भी निकाल रहा है कि आने वाले समय में तेल की जरूरत नहीं रहेगी, डीजल पेट्रोल की जरूरत, ऐसे आइटम ऐसी चीजें हो जाएगी। ये मैंने 20 साल पहले काट रखे। यहाँ के अखबार कहीं ना कहीं अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ये आपकी भविष्यवाणी भी ये सही साबित होती हुई सी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व बायोफ्यूल के बारे में उसने काम करना शुरू कर दिया है। उससे अलग और ऐसी जो आप सोच नहीं पाएंगे, ऐसी चीजें तो सोच नहीं सकते, ऐसे निकलेंगे। डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं है, यहाँ के अखबार मुझे निकाली मेरे को, हाँ दैनिक भास्कर पत्रिका अपने यहीं से, मतलब अपने सोच नहीं सकते ऐसी चीजें, भारत इतनी आगे जाएगा अपने सोच नहीं सकते। बिल्कुल महाराज जी, और अब एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि क्योंकि राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं, तो आने वाले समय में राजस्थान कितना तरक्की करेगा और भारत कितना और ज्यादा तरक्की कर पाएगा? विश्व गुरु तो बनेगा ही बनेगा। आने वाले समय में राजस्थान, भाई भारत में कितने स्टेट अलग अलग हैं, इससे सबसे नंबर 1 से नंबर 1 पा जाएगा। एक जिला ही राजस्थान का, ऐसे जिले में ऐसे आइटम निकलेंगे जो पूरे भारत जितना माल कमा रहा उतना ही कमाएगा। ऐसे आइटम है इसके अंदर, इस जमीन के अंदर। जैसे रेतीली जमीन का क्या कारण है, बाढ़ गिरी जमीन का क्या कारण है, भिलवाड़ वाले जमीन का क्या, इसमें अलग अलग कारण है। अलवर जिले की जमीन कुछ है, इसमें अलग अलग खनिज पदार्थ ऐसे हैं जो अपने सोच नहीं सकते। बिल्कुल महाराज जी, जाते जाते हमारे नवतेज टीवी के दर्शकों को, राजस्थान प्रदेशवासियों को क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? नवतेज टीवी के अंदर जब 3 आत्मा तो मेरे को मिली है भी, ये तीनों आत्मा शुद्ध है, ये आत्मा तीनों मिलती रहेगी, इनकी थोड़ी इनका प्रमोशन भी होना चाहिए, कुछ माल पानी मिल जाए तो वो जो नीतीश टीवी वाला आदमी 1000 गुना आगे जाएगा। इससे हमें पता पड़ जाता है कि आदमी किस टाइप का होता है। भाई उनकी जरूरत के हिसाब से वो चीज़ मिलनी चाहिए। हर आगे प्रोग्रेस कर रहा है, नंबर 1 प्रोग्रेस कर रहा है, मनीषा योग है जी। और हमारे प्रदेशवासियों को क्या कुछ आपकी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? भाई आने वाले समय प्रदेशवासियों को ये है कि अच्छी कुशल अच्छी सरकारें आएगी,
भाई हमें कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, तो समय की गति है, इंसान की बदलती चलती रहती है। और अच्छी सरकार साबित हो गई, आने वाले समय में राजस्थान के लिए भी बड़ी योजना, कई खोज, कई चीज़ों का एकदम मिलेगा। और पानी भी, ये पहचान बता रहा हूँ कि अब होते ही चुनाव, तब इस चुनाव के ऊपर बारिश भी अच्छी आएगी पूरे इंडिया लेवल के अंदर, ये भी पहचान बता रहा हूँ। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ श्री 1008 सूर्य पीठाधीश्वर श्री फक्कड़नाथ जी महाराज, और इनका साफ तौर पर कहना है जैसे कि 20-25 साल से लगातार ये जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, अपने अपने आकलन, भले ही वो राजनीति के क्षेत्र में रहे हों, ये भारत की, राजस्थान की तरक्की के बारे में रहे हों, राजनेताओं के बारे में रहे हों, कहीं ना कहीं वो सटीक साबित हुए हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में भी इनका आकलन है कि भाजपा अपना सरकार बना रही है। नंबर्स की इन्होंने बात नहीं करी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जितना ज़रूरी है उतने नंबर्स भाजपा के पास आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और जल्द ही वो समय आएगा जब भारत विश्व गुरु की पदवी पर बैठा हुआ नजर आएगा, और न सिर्फ राजस्थान बल्कि हमारा भारत देश तरक्की के नए नए आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलवाएंगे आपको किसी और हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार। प्यार जब सर चढ़ कर बोलता है तो अच्छे अच्छे लोग इश्क की चपेट में आ जाते हैं। 2 बच्चों और पति को छोड़कर किसी और शख्स के प्यार के लिए भारत से पाकिस्तान गई अंजू आखिरकार अपने वतन लौट आई है। सोशल मीडिया पर अंजू की पहली तस्वीर सामने आई है। अंजू बुधवार को अटारी वाघा बॉर्डर की सीमा से भारत में दाखिल हुई और फिलहाल वो BSF के कैंप में है। दिखाते हैं आपको सीमा पार इश्क की कहानी। पाकिस्तान से वापस लौटी अंजू, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंजू को वापस हिंदुस्तान लौटना पड़ा? क्या अंजू को फिर से अपनाएगा परिवार? राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में रहने वाली अंजू अपने पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ रहती थी। अंजू किसी बड़े घर से ताल्लुक नहीं रखती है और न ही उसके पास कोई बड़ी धन दौलत है। अंजू भिवाड़ी में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करती थी, जबकि उसका पति अरविंद इंडो कंपनी में काम करता है। अंजू के पति अरविंद के मुताबिक उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है, जबकि अंजू का परिवार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहता है। अंजू और अरविंद की शादी साल 2007 में हुई थी। वहीं अरविंद का धर्म क्रिश्चियन है, जबकि अंजू हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है। लेकिन अंजू ने शादी के बाद अपना धर्म बदल लिया था। 20 जुलाई का वो दिन सामान्य दिन की तरह ही रहा होगा। उस दिन अंजू ने अपने पति को कहा कि वो जयपुर किसी काम से जा रही है, लेकिन शाम तक अंजू वापस नहीं लौटी। समय बीतने के साथ ही पति को बीवी की फिक्र सताने लगी और उसने अंजू को फोन किया, पर सामने से फोन बंद आने लगा। बार बार फोन करने के बावजूद अंजू से कोई संपर्क नहीं हो सका। आखिर 3 दिन बाद अंजू की खोज खबर तो मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंजू ने 23 जुलाई को व्हाट्सएप पर अपने पति को कॉल किया और उसे बताया कि वो पाकिस्तान के लाहौर में अपनी फ्रेंड नसरुल्ला के पास है और 3-4 दिन बाद वापस आ जाएगी। जब अरविंद को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंची अंजू और नसरुल्ला की कहानी आखिर कहां से शुरू हुई। दरअसल साल 2020 में अंजू और नसरुल्ला की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। नसरुल्ला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले का रहने वाला है। फेसबुक पर जब दोनों की दोस्ती थोड़ी आगे बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर ले लिया। दोनों की बातचीत व्हाट्सएप पर होने लगी। करीब 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। इसी बीच अंजू और नसरुल्ला ने एक दूसरे से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब नसरुल्ला ने भारत आने से मना किया तो अंजू पाकिस्तान जाने को तैयार हो गई। पाकिस्तान जाने के बाद ऐसी खबर भी सामने आने लगी। अंजू ने नसरुल्ला के साथ निकाह कर लिया और उसके बाद इस निकाह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी। इतना ही नहीं, अंजू ने इस्लाम धर्म भी अपना लिया और अपना नाम फातिमा रख लिया। फिलहाल एक लंबे इंतजार के बाद अंजू भारत वापस आ गई है। अब देखना ये होगा कि क्या परिवार उसे अपनाता है या वो वापस नसरुल्ला के पास पाकिस्तान जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।